नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज की पहली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां गोरखपुर की गीता प्रेस को सम्मान देने से सियासत गरमा गई है। सीएम शिवराज ने भी सम्मान देने का विरोध करने वालों पर तंज कसा है। दूसरी बड़ी खबर बारिश को लेकर है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे लेकर बैठक बुलाई है। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां महाजनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी यूपी के 10 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जनसभा करने जा रही है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर सहारनपुर जिले से है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। गोरखपुर की गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गीता प्रेस को मिल रहे सम्मान का विरोध करने वालों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि मैं खुद गीता प्रेस की किताबें पढ़ता हूं। सीएम शिवराज ने कहा कि मैंने भी धार्मिक साहित्य का अध्ययन गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों को पढ़कर ही किया है। गीता प्रेस से प्रकाशित गीता और अन्य धार्मिक पुस्तकों ने देश में अध्यात्म को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस का गीता प्रेस को सम्मान देने का विरोध देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भारत की संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का विरोध करना है। वहीं बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है। मैं भी जनसंपर्क में निकला हूं। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल हैं। 9 साल में देश बदल रहा है। मोदी सरकार के कामों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। काम जनता के तरफ से भी भरपूर प्यार मिल रहा है। आज महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ हुआ है। मैं भी रामेश्वर जी के साथ महाजनसंपर्क अभियान में आज निकला हूं। मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल है। 9 साल में देश बदला है, जनता की जिंदगी बदली है। उन्होंने जो काम किए उनको जनता के घर घर पहुंच के हम महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से बता रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश का विकास और जनता के कल्याण में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तो प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के काम और प्रदेश की सरकार के कामों को लेके हम लोग अब निकले हैं। गीता प्रेस गोरखपुर अत्यंत सम्मानित संस्था, जयदयाल जी गोविंद का जी जैसे। मैं तो बचपन से अगर आध्यात्मिक साहित्य मैंने पढ़ा तो गीता प्रेस का पढ़ा। गीता प्रेस की गीता जी और बाकी पुस्तकें पढ़ने के बाद ही अध्यात्म की तरफ हमारी एक तरह से प्रेरणा हुई। मैं गीता प्रेस का बहुत सम्मान करता हूं। अगर वो ना होती तो शायद कई धर्म ग्रंथ जनता तक नहीं पहुंच पाते। गीता प्रेस को सम्मान देने का विरोध करना यह हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, हमारे जीवन मूल्यों का और हमारे धर्म का अपमान है। इसको जनता सहन नहीं। चलिए, तो इसी खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह जुड़ चुके हैं। और विवेक, गोरखपुर की गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन इसे लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी तेज हो गई है। तो आखिर गीता प्रेस ही क्यों चुना गया? सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने सवाल है, और केंद्र सरकार ने अगर हम बात करें तो 2021 से गांधी पुरस्कार के लिए गीता प्रेस गोरखपुर का चयन किया है। इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। पूरे देश में सियासत देखने को मिल रही है। इसको लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नेता जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसको लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ है और उन्होंने इस सम्मान पर आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि यह जो सम्मान है गीता गोरखपुर प्रेस को जो दिया जा रहा है वह गोडसे और सावरकर को सम्मानित करने जैसा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसको लेकर इसमें भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इस बात को लेकर ध्यान रखना चाहिए कि अगर
देश में अध्यात्म कहीं पहुंचा है तो कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर का वहाँ योगदान है। और उन्होंने कहा है कि भाई बचपन से ही गीता की प्रेस की जो आई है, चाहे रामायण की बात हो या फिर गीता की बात हो, उसका पढ़ने का काम उन्होंने किया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अध्यात्म की प्राप्ति अगर हुई है तो उन्हीं की किताबों के माध्यम से हुई है। अगर वहां से किताबें नहीं छपती तो कहीं ना कहीं अध्यात्म का जो आज ज्ञान पूरे देश और विश्व में फैला है वह कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से ही फैला है। और इसको लेकर जिस तरीके से आपत्ति कांग्रेस से जता रही है, इसको लेकर कांग्रेस को पूरा देश अब माफ करने वाला नहीं है। कांग्रेस को इसको लेकर माफी मांगना चाहिए। इन तमाम विषयों को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी अब इसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है। जी काजल। बिल्कुल विवेक, हम देख रहे हैं तो इस पर किन किन पार्टी का विरोध सामने आ रहा है, ऐतराज किस किस पार्टी को नजर आ रहा है और आखिर क्यों? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ही इसको लेकर सवाल उठाए गए हैं और अन्य किसी पार्टियों की बात करें तो उनकी तरफ से अभी तक किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं सम्मान को लेकर, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के पहले की, तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और कांग्रेस हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति के साथ इस तरीके के ग्रंथों को जो सम्मानित करने का काम करना चाहिए भाई तो कांग्रेस ने किया नहीं है। कि जो गोरखपुर प्रेस है वहां पर सिर्फ कांग्रेस को इसलिए आपत्ति है, गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां पर गीता और रामायण ही छपती हैं, तो लेकर कांग्रेस को आपत्ति है। अगर अन्य ग्रंथ छपते तो कांग्रेस को शायद आपत्ति नहीं होती। इन तमाम विषयों को लेकर जो लगातार सियासत देखने को मिल रही है, अब मध्य प्रदेश में भी, अगर जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि पूरे देश के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर हालांकि जो किया है कि अन्य पार्टियों की तरफ से इस कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जी काजल। बिल्कुल विवेक, हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है और इसको लेकर सियासत भी बढ़ती जा रही है। एक भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ है विवेक, तो इस अभियान के माध्यम से आगामी चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि पार्टी घर घर जाकर सरकार की जो उपलब्धियां हैं इस जनसंपर्क अभियान के माध्यम से बताएगी, क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से जो आपने सवाल किया है कि चुनाव में कितना इसको फायदा मिलने वाला है, पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी जो 64,100 बूथ हैं वहां पर प्रत्येक इस अभियान की शुरुआत की बात करें तो 30 मई से संपर्क अभियान चलाया गया था, लेकिन जो आज से नए अभियान की शुरुआत हुई है वह घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत हुई है। और अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इसमें अलग अलग बूथों पर शामिल हुए और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो सवाल आपने किया है कि चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, अब ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना असर देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि केंद्र सरकार की जो योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना हो, वह जनता तक पहुंचाएं और कितना क्रियान्वयन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, इन तमाम वर्गों को लेकर, युवाओं को लेकर क्या कुछ योजनाएं संचालित की है और कितने हितग्राही इससे लाभान्वित हुए, इन तमाम जानकारी जो है वह लोगों तक पहुंचाने का काम इस महाजनसंपर्क अभियान और घर घर संपर्क अभियान के माध्यम से बीजेपी के नेता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पार्टी का मकसद भी यही है कि इन योजनाओं के माध्यम से आने वाले साल के अंत में विधानसभा के चुनाव और आगामी साल में जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है उसमें इसका फायदा देखा जाए और अधिक से अधिक फायदा योजनाओं के माध्यम से उठाया जाए। लेकिन यह निर्णय जनता को करना है कि भाई किस पार्टी के साथ है और योजनाओं से कितनी लाभान्वित जनता हुई है और कितने लोग इस योजनाओं से वंचित रहे हैं, यानी कि उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। तो देखना होगा कि अब साल के जो अंत में विधानसभा के चुनाव हो गए उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता है। जी बिल्कुल, क्योंकि विवेक अभी हमने ये भी सुना था कि सीएम ने ये भी कहा था कि जनसंपर्क में लगातार जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं विवेक अब देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में इसका कितना असर जो है वो देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार सियासत जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की। मानसून
मानसून को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक अगले 15 दिनों में देश के आधे से ज्यादा राज्य में बारिश होने लगेगी। इसकी शुरुआत कुछ राज्यों में सोमवार से ही हो गई है। दिल्ली, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में भी बारिश हुई है। साथ ही दिन में बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आज भी असम, मेघालय, सिक्किम और तमिलनाडु में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में अगले 2 दिन हीट वेव की आशंका जताई जा रही है। कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी हीट वेव को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ AL द्विवेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है जुड़ गए। जी सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं लगातार मौसम जो है वो करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। कई क्षेत्र में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बिपरजॉय का अंदाजा लगाया गया था और ये जो गुजरात के तट पर और अन्य प्रदेशों में इसको लेकर के जो जानमाल का नुकसान हुआ है और उसको लेकर के अन्य प्रदेशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर हम चाहे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, दिल्ली प्रदेश की, हरियाणा की, राजस्थान की, तो इसमें व्यापक रूप से धूल भरी आंधी एवं बारिश की संभावनाएं लगातार जारी है वहां पर भी, और उसी को लेकर के मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और आने वाले कुछ समय में मानसून ज्यादा से ज्यादा इन राज्यों में सक्रिय होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इसमें भारी से भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसको लेकर लगातार प्रदेश में एवं केंद्र में लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और इसको लेकर के लगातार बैठक चल रही है कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान ना हो, इसको लेकर बैठक लगातार चल रही है। बिल्कुल द्विवेदी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि बताया जा रहा है कि कई राज्यों में हीट वेव की आशंका जताई जा रही है, तो कौन कौन से राज्य उसमें शामिल है? देखिए, निश्चित तौर पर हीट वेव की जो आशंकाएं हैं वह उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जहां पर मानसून अभी दस्तक नहीं दे पाया है और वहां पर धूल भरी आंधी चल रही है एवं हीट वेव का बहुत ही व्यापक असर दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, दिल्ली प्रदेश की, राजस्थान की, इन राज्यों में तूफान के जो प्रभाव से बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन हीट वेव जो है वो अन्य प्रदेशों में लगातार चल रही है। जी बिल्कुल द्विवेदी जी, हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि जो बिपरजॉय तूफान है लगातार मध्य प्रदेश में भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो क्या जैसे कि हमने राजस्थान में भी देखा कि बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, तो क्या संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह के हालात तो बनते नजर नहीं आ सकते? निश्चित तौर पर ये कहना एक जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, हमने जो प्रदेश और राज्य सरकारों ने जो आकलन बिपरजॉय का किया था उसको लेकर के जो तूफान है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर कमजोर हुआ है। जी बिल्कुल। तो उसको लेकर के मध्य प्रदेश में भी आशंकाएं जताई जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वह अन्य राज्य से काफी दूर है और जो तूफान है उसकी गति अब मध्यम हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में ऐसी आशंकाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो हानि है वह मध्य प्रदेश में शायद नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हीट वेव की वजह से कई राज्य में, कई क्षेत्र में लोगों की मौत भी हुई है। जी हाँ, निश्चित तौर पर जनहानि हुई है, आशंकाएं हुई है। बहुत से जो वहां पर जो समुद्र के किनारे के इलाके थे वहां पर बहुत सी जनहानि हुई है और उस पर लगातार राहत बचाव कार्य लगातार सरकार द्वारा जारी है और जान माल का भी नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो अन्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो तूफान का जो असर है वह कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। तो इसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बैठक लगातार चल रही है।
और निश्चित तौर पर इसका कुछ ना कुछ समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देख रहे हैं हम कि मध्य प्रदेश में भी लगातार विपर्जॉय तूफान का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और इसको लेकर लगातार शासन प्रशासन लगातार मीटिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी आज यूपी के 10 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जनसभा करेगी। जनसभा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत अन्य प्रदेश सरकार के मंत्री संबोधित करेंगे। साथ ही साथ मंत्री आपको बता दें कि आज अंबेडकर नगर और गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में महाजनसंपर्क अभियान के तहत पहुंचेंगे। इसके साथ ही जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। अंबेडकर नगर में 20,000 से ज्यादा लोगों को जनसभा में पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज मुरादाबाद में महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मुरादाबाद के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों के साथ संबोधित करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह बिजनौर में जनसभा करेंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य 3 जिलों में जनसभाएं करेंगे। देव सिंह की अगर हम बात करें या एसपी सिंह बघेल की बात करें तो चंदौली में ये जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि माफ कीजिएगा, जनसभा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। हर मंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी कह सकते हैं कि की जा रही है। इस दौरान हजारों की संख्या में यहां पर लोग शिरकत करते नजर आएंगे और बताया यह भी जा रहा है कि अंबेडकर नगर में 20,000 से ज्यादा लोग जनसभा में पहुंचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। और वहीं भाजपा के कई मंत्री, अगर हम प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की बात करें तो आज वो मुरादाबाद में महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस दौरान हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के 9 साल जो पूरे हुए हैं, इस बीच जितनी योजनाएं हैं, जितनी उपलब्धियां हैं, सरकार जन जन तक पहुंच रही है और अपनी उपलब्धियों को बताकर जनता तक पहुंच रही है। तो लगातार, और वैसे भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड में नजर आती है। तो इसको कहीं ना कहीं हम जोड़ सकते हैं क्योंकि जनसभा का यहाँ पर जनसंपर्क अभियान जो है वो किया जा रहा है। हर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी भी संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। 20,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। वहां जनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 10 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जनसभा करेगी। जनसभा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये जनसभा। इसमें हमने देखा कि लगातार मंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं, बड़े नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं और महाजनसंपर्क अभियान इसका नाम दिया गया है। जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाएगी और इसके साथ ही हर जनता से रूबरू होते हुए यहां पर सभी मंत्री नजर आएंगे। सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा महाजनसंपर्क अभियान के तहत। तो भारतीय जनता पार्टी आज यूपी के 10 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जनसभा करेगी और जनसभा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्री संबोधित करेंगे। तो इसी के साथ ही इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड प्रशांत लाइव जुड़ चुके हैं। अब प्रशांत, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज यूपी के 10 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जनसभा संबोधित की जाएगी। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखो काजल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 जनसभाओं को संबोधित करने के लिए आज दौरे पर है, जिसमें अम्बेडकर नगर की जनसभा को संबोधित कर चुके हैं।
थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर क्षेत्र की जनता को देंगे। और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आज मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित किया। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आज बिजनौर के धौलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज इटावा, जालौन और इसके साथ ही फर्रुखाबाद जनसभा को संबोधित करने का काम किया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह आज संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वर्मा आज रामपुर में जनसभा को संबोधित कर रही है। साथ ही साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान काजल सभी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो भी कार्य कराए गए उनको गिनाने का काम किया गया है। वहीं डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। और यहाँ तक कि यह भी गिनाने का काम किया जाता है कि कोरोना काल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ लोगों की जान माल की सुरक्षा को लेकर बड़े काम किए हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर सरकारी राशन जो मुफ्त में वितरण करने की योजना थी उसको सही समय पर लोगों तक पहुंचाया। और विश्व में देखा जाए कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोगों को या कोरोना के मरीजों से बचाए जाने की संख्या हो या बिल्कुल प्रशांत, जो ये जनसभा हो रही है सबसे बड़ा योगदान मुख्यमंत्री कर रहा है। ये सब चीजें उत्तर प्रदेश की जनता को बताया जा रही है। बिल्कुल प्रशांत, जो ये जनसभा हो रही है क्या ये 2024 की तैयारी है? बिल्कुल काजल, देखिए 2024 के चुनाव को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतर चुकी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो महाजनसंपर्क अभियान है, जनता को यही बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और उसके साथ ही केंद्र में सरकार है, जिसको लेकर जिस तरीके से यहाँ जनता को सुविधाएं दी जा रही है, चाहे पारदर्शी योजनाएं दी जा रही है, रोजगार दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, यह सब भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है। और 2024 के चुनाव को लेकर जनता से वोट की अपील की जा रही है और उनसे बताया जा रहा है कि अगर दोबारा फिर एक बार केंद्र में मोदी सरकार आएगी और तो फिर यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री अभ्युदय उज्ज्वला योजना हो, या फिर यहाँ पर चाहे अभी आयुष्मान योजना हो, इसके साथ ही तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही केंद्र सरकार के द्वारा उनको और गति मिलेगी। अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रशांत, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जुटती हुई नजर आ रही है और इसी बीच ये जनसभा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें सीएम योगी समेत कई मंत्रियों ने आज जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की भी संभावना जताई गई थी और इससे ज्यादा लोग यहां पर पहुंचते हुए नजर आए। अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर देंगे। सहारनपुर से आपको बता रहे जहां प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा सहारनपुर से होकर गुजरती है और बड़ी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने घरों को जाते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी कर ली है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से सभी विभागों को कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विभागों ने समय पर कार्य पूरे कर लिए हैं। वहीं प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है, जिससे कांवड़ियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि करीब 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार और गौमुख से जल उठाएंगे, लेकिन इस बार यात्रा में पुलिस कांवड़ियों को आईडी देखकर एंट्री देगी। यही नहीं, पुलिस डीजे पर बजाने वाले सॉन्ग को भी तय करेगी। इसके अलावा पूरी कांवड़ यात्रा की ड्रोन से निगरानी होगी। यात्रा को लेकर सोमवार को मेरठ में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अफसरों से भी मंथन किया। कांवड़ यात्रा एक आस्था से जुड़ी हुई पवित्र यात्रा है और इसमें जो भी श्रद्धालु जनपद सहारनपुर से गुजरकर अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे, प्रशासन का ये दायित्व है कि उनकी यात्रा को सुगम और पवित्रतापूर्ण ढंग से उनको यात्रा को सफल बनाने में सहयोग किया जाए, जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन, नगर निकाय, पंचायत राज विभाग, बिजली विभाग सभी मिलकर एक समन्वय स्थापित करके पूर्व वर्षों के भांति तैयारियां कर ली गई हैं और जो अभी तैयारियां अवशेष हैं उनको करने की तैयारी की जा रही है।
जी, आगामी ईद और कांवड़ के कार्यक्रम को लेकर, त्यौहार को लेकर पुलिस की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इसमें जो हमारे शासन और डीजीपी महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका हम पालन करवा रहे हैं। जो क्षेत्र में हमने विशेष टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्र बांटा है, जिनको कि कुछ विशेष कार्य दिए गए हैं करने के लिए, जिससे कि कहीं भी त्योहार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। यहाँ तक कि अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर साफ सफाई, बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। जो एलआईयू और हमारी जिले की टीम है, उनको हमने संदिग्ध व्यक्तियों की जांच पड़ताल हेतु लगाया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं यात्रा को लेकर। पारस पवार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पारस, कांवड़ यात्रा एक जो ये यात्रा, ये आस्था से जुड़ी हुई यात्रा कहा जाता है इस यात्रा को, तो इसको लेकर अभी तक किस तरह तैयारियां वहां पर की जा रही है? जी काजल जी, देखिए जिस तरह से कांवड़ यात्रा एक बड़ी यात्रा है और लगभग 4 करोड़ से भी अबव इस बार शिव भक्त सहारनपुर से गुजरेंगे, तो उसको देखकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और सबसे बड़ी बात काजल जी, इस बार हर शिव भक्त की आईडी चेक की जाएगी, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही उसको आगे जाने दिया जाएगा। कांवड़ शिविर की बात करते हैं तो कांवड़ शिविर के आयोजक हैं, उनको जिला प्रशासन के द्वारा मीटिंग ली जाएगी और उनकी गतिविधियों पर भी जांच रखी जाएगी। पूरी तरह से ड्रोन कैमरा लगाया गया, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये कांवड़ यात्रा गुजरेगी। जी बिल्कुल। सहारनपुर की बात करें पारस, तो इस कांवड़ यात्रा में कितने लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है? जी काजल जी, देखिए मैं बता दूं, जिस तरह से सहारनपुर से नजदीक पड़ता है हरिद्वार, लगभग 80 किलोमीटर, तो ऐसे में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, 4-5 राज्यों के जो शिव भक्त कांवड़िए हैं इसी मार्ग को अपनाते, क्योंकि उनका 64 मार्ग पड़ता है। तो पिछली बार की जो संख्या थी वो 5 करोड़ से भी ज्यादा थी, तो इस बार जो अंदेशा है वो लगभग 7 करोड़ अबव करने का यहाँ से एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि लगभग 7 करोड़ की संख्या में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचेंगे। तो इस तरह भक्तों के लिए किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है शासन प्रशासन की तरफ से? क्योंकि हमने देखा कि मंथन भी किया गया, इसको लेकर बैठक भी की गई, क्या कुछ सामने निकल के आया? जी काजल जी, पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। और जो कांवड़ जो शिविर है, मेन जो प्रशासन के जैसे कांवड़ शिविर में, क्योंकि किसी भी शादी जो वर्दी होती है पुलिस में तैनात की जाएगी, हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और प्रशासन पूरी तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर अभी से पूरी तैयारियों पे लगा हुआ है। बिल्कुल, अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं पारस, तो कितने एक्टिव नजर आए निर्देश के बाद अधिकारी? जी देखिए, डीजीपी लेवल पे जैसे मीटिंग हुई कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर में, तो पूरी तरह से कप्तान साहब, डीएम साहब लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा का एक मैप तैयार यहाँ किया जा रहा है, कहाँ कहाँ कांवड़ शिविर लगेंगे, किस तरह से फुटेज होगी, ड्रोन कैमरा की निगरानी में पूरी कांवड़ शिव यात्रा यहाँ से निकलेगी। बिल्कुल पारस, इस बार देख रहे हैं कि हम आईडी के द्वारा यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा, एंट्री दी जाएगी। अगर आपको अपना पहचान पत्र या आईडी आपको दिखाना होगी तो क्या क्या रह सकता है उसमें? जी पारस। अजय जी, मैं बताऊं कि जिस तरह से इस बात, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पारस हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही है। कई जगह से यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकलेगी और साथ ही साथ लाखों की संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।